Hello everyone, myself Harshita Tomar. We are going to discuss about our second chapter of class 12th history, Kings, Farmers and Towns. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इमरजेंस हुआ सिटीज का, कैसे किंगडम्स बने, कैसे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं, कैसे इकोनॉमीज डेवलप हुई। ये जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 600 बीसी से लेके 600 सीई वाला। देखो बीसी और सीई ये बिल्कुल इक्वल हैं किसके, बीसी बिफोर क्राइस्ट और एना डोमिनी एडी के। बस बीसी जो है वो बिफोर क्राइस्ट है। बिफोर क्राइस्ट जो है वो इंडिकेट कर रहा है एक रिलीजन को, तो इसका सेक्युलर फॉर्म यानी जो कि किसी भी रिलीजन को इंडिकेट नहीं कर रहा, उसका सेक्युलर फॉर्म बीसीई है, बिफोर कॉमन एरा। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि बीसीई बीसी में क्या अंतर है, सी एनाटॉमी में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है, बस उसका नाम चेंज कर दिया, ऐसे एक तरह से मानो कि रिनेमिंग हुई है। अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई, उसको खत्म हुए 1500 ईयर्स खत्म हो चुके हैं। अब जो सब कॉन्टिनेंट है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर डेवलप्ड हो रहा है। अब कैसे डेवलपमेंट हो रहा है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोला है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीजन था। हमारा जो इंडिया था वो बहुत ज्यादा जगहों में फैला हुआ था। ये पाकिस्तान वाला रीजन, ऊपर उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया तक, और इधर साइड में चाइना और ये म्यांमार, वो सब जो एरिया है पूरा ये ही इंडिया के कंट्रोल में था, इसीलिए इसे सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और ये तीन तरफ से पानी से है तो इसीलिए भी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या डेवलपमेंट हो रहे थे, तो पहला डेवलपमेंट तो ये दिखाई रहा है कि ऋग्वेदा का कंपोजिशन हुआ था इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास के रहने वाले लोगों के द्वारा। देखो 1000 से लेके 1500 बीसी का टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में ऋग्वेदा की कंपोजिशन हुई थी। तो ये है एक। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर सेटलमेंट इमर्ज्ड, यानी वहां पे एग्रीकल्चर लोगों की इतना फ्लरिश हो चुका था एग्रीकल्चर कि लोगों ने वहां पे जो है उसी के आधार पे अपनी इकोनॉमीज, अपने ट्रेडिंग सिस्टम वो सब डेवलप्ड कर लिए थे। इसीलिए एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स जो थे वो लोगों की इकोनॉमीज, उनकी फैमिली, उनकी अर्निंग्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गए थे। किस किस रीजन में इमरजेंस हो गया था इसका, तो नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट है न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड्स। जो डेड बॉडीज होती है उनके डिस्पोजल के लिए नया मोड उन्होंने अपना लिया था। वो क्या था कि एक स्टोन स्ट्रक्चर को वो डेड बॉडीज के ऊपर, जब उनकी ब्यूरियल्स होती थी उनके ऊपर उसे लगा देते थे, ताकि और उस पर नाम एनग्रेव्ड कर देते थे। अभी तो नाम लिख देते, बोर्ड लगा देते, प्लेट व्लेट लगवा देते हैं, बड़ा अच्छा सा बनाते हैं, सेट कर देते हैं पूरा मामला। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, तो वो एनग्रेव्ड कर देते थे कुछ चीजें, या फिर वो सिंपल एक स्टोन स्लेब लगा देते थे। तो इससे जो है उन्होंने एक नया मोड इंट्रोड्यूस किया। ये कहाँ हुआ, सेंट्रल और साउथ इंडिया में। इस स्टोन स्ट्रक्चर को मेगालिथ बोलते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ आयरन। आयरन का यूज होना शुरू हो गया था एज अ टूल्स और वेपन्स में। टूल्स फार्मर्स हो गए, है ना, ऐसे सिंपल जो है प्रोटेक्शन के लिए रख लिया टूल्स में। ठीक है, और वेपन्स में जो आर्मीज होती थी उनके पास बड़े बड़े हथियार होते थे, बड़े बड़े वेपन्स होते थे, तो वो वेपन्स के रूप में यूज होने लगा हमारा आयरन। आयरन की जो डिस्कवरी थी वो इसी टाइम पीरियड में हुई है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड्स, और भी बहुत सारा। जब हड़प्पा सिविलाइजेशन थी तब वहां पे इतने ट्रेड होते थे, तो अभी सोचो इतना 1500 साल बीत गए, तो अभी तो ट्रेडर्स का क्या ही जो है बोलबाला हो गया होगा, है ना। तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर टेक्निक्स, हम आगे पहले जब चैप्टर पढ़ेंगे ना आगे, तो उसमें हम बहुत सारी टेक्निक्स देखेंगे कि वो लोग कैसे कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर की नए नए तरीके अपना लिए थे, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए, क्रॉप्स को प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट, इमरजेंस ऑफ सिटीज। सिटीज का इमरजेंस हुआ था, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि सिटीज इमर्ज हुई थी, टाउन्स इमर्ज हुए थे, स्टेट्स बने, अथॉरिटीज आई, रूल हुआ, रूलर्स आए, किंग्स आए, तो ये सब किंगडम बना, है ना। तो ये हुआ।
उसके बाद इंट्रोड्यूस कॉइनेज सिस्टम, बार्टर सिस्टम अब खत्म हो चुका है। बार्टर सिस्टम में पता है कि चीजें एक वस्तु दो, दूसरी वस्तु आप अपने हिसाब से जो आपको चाहिए वो ले लो। लेकिन कॉइनेज सिस्टम में कॉइन्स यूज होते थे, किसी भी चीज को, किसी भी अदर एंटिटी को आपको अगर लेना है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को आपको चाहना चाहिए, तो आप उसकी जगह कॉइन्स उनको दोगे। ठीक है, तो कॉइन्स में प्रिंटेड कॉइन्स बहुत ज्यादा यूज होते थे। अब ये इतना हम इसको बड़ा बड़ा उसे बोल रहे हैं प्रूफ के साथ कि वहां पे ये चीजें हो रही थी। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं हिस्टोरियंस को कि वहां पे इंस्क्रिप्शंस, टेक्स्ट, कॉइन्स, विजुअल मटेरियल्स मिला है, जिसकी वजह से आसानी से हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है। अगर यही सेम केस हड़प्पा में होता, तो हड़प्पा में अभी हमारे पास हम ये कह सकते कि वहां पे ऐसा होता ही था, वहां पे रूलर था ही। लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं कि हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन इसमें हमें लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं, तो हम जो है आसानी से इसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाए अपनी हिस्ट्री को। दूसरा, अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक आप देखिए अपनी बुक में, प्रिंसेप और पियादसी। प्रिंसेप ये एक नाम है, एक इंसान का, पियादसी टाइटल है। इन 1830 में एक मोमेंटस डेवलपमेंट आया, किसमें? इंडियन एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस, वहीं पे लिखा हुआ है हाईलाइटेड। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को एपिग्राफी बोलते हैं। तो इसमें डेवलपमेंट ऐसा क्या हो गया भाई कि उसमें इतनी जल्दी डेवलपमेंट ऐसा क्या कर दिया 1830 ने आते आते कि जो है लोग बहुत ज्यादा इंस्क्रिप्शंस को समझने लगे? ऐसा क्या हो गया? तो हुआ ये कि एक ऑफिसर थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मिंट इंडस्ट्री में काम करते थे। मिंट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि कॉइन्स की प्रिंटिंग करती हैं, जहाँ पे कॉइन्स की प्रिंटिंग होती है, प्रिंट होते हैं कॉइन्स, उसको बोलते हैं मिंट। तो वहां पे वो ये काम करते थे, जेम्स प्रिंस है। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने जो वहां के उस टाइम के इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स पे जो लैंग्वेज यूज हुई थी, उनमें से ब्राह्मी और खरोष्टी, ये दो मेजर लैंग्वेज हैं जो अशोका के टाइम पीरियड की है। और ये बहुत क्वेश्चन आता है कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट हैं वो किस लैंग्वेज में मिले हैं, तो ये इन दोनों लैंग्वेज में मिले हैं सबसे ज्यादा, ब्राह्मी और खरोष्टी में। तो इसने इन दोनों लैंग्वेज को डेसिफर्ड कर लिया, और जब ये दोनों डेसिफर्ड हो गई, फिर उन्होंने इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स को पढ़ लिया। अब आगे जो और लोग थे उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत विद्वान था, स्कॉलर था, तभी तो कर पाया ये, है ना। इसने बहुत स्टडी की थी इसके लिए, हमारे जो वेदास वगैरह और सारे संस्कृत टेक्स्ट बहुत कुछ पढ़ा था इसने। आगे देखेंगे, पियादसी। पियादसी ये जो एक टाइटल है, ये इसका मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड, यानी जो दिखने में बहुत सुंदर हो, जो मनमोहक हो, है। जैसे कान्हा जी को बोलते हैं ना मनमोहन, यानी जो मन को भा गया हो, ऐसे इंसान को, ऐसा जिसको बोलना होता है उसे हम बोलेंगे पियादसी। अब आगे से आप अपने जिनको आप बोलना चाहते हैं, तो प्लीज आप उनको ये बोले पियादसी। अगर वो इस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं है, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं आप, है ना। तो आप बोल सकते हैं ऐसा, वो आपके ऊपर है। तो फ्यू इन अब ये जो पियादसी है, ये मेनली किंग अशोका के लिए यूज किया गया टाइटल्ड है, क्योंकि बहुत सारे इंस्क्रिप्शन सब बताते हैं कि ये किंग अशोका के लिए यूज किया गया है। और किंग अशोका को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये बहुत फेमस रूलर है मगध एम्पायर के, है ना। और ये जो है ग्रेट, महान, तीन महान हुए हैं, बड़े शान से बोलते हैं हम, तीन महान हुए हैं, अलेक्जेंडर, अकबर और अशोका। तो अशोका जो है वो हमारे उन तीन महानों में से एक महान और बहुत विश्व प्रसिद्ध रूलर है। इनके बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैना टेक्स्ट हैं, उनमें सब में लिखा हुआ है। अब यूरोपियंस और इंडियन स्कॉलर्स जो थे वो इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट को जो है डेसिफर्ड करने में लग गए थे। उनकी जो उनको जो है उनके थ्रू जो है रिकंस्ट्रक्ट करने लग गए थे अपनी हिस्ट्री को, डिफरेंट डिफरेंट मेजर डायनेस्टीज की। अब हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में, आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स में रखा हुआ है इंस्क्रिप्शन। हाँ, तो उसमें है, उसमें क्या है कि इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो
एक वो राइटिंग्स हैं जो कि हार्ड सरफेस पे लिखी हुई हैं, जैसे कि हार्ड सरफेस कैसा, स्टोन का, मेटल का, पॉटरी भी हो सकता है, कॉइन्स तो है ही, ठीक है। तो उन पे लिखा हुआ है, उस उन राइटिंग्स को बोला गया है इंस्क्रिप्शंस। ये जो इंस्क्रिप्शंस थे उस टाइम पे इसका क्या यूज था कि इनको जो है अचीवमेंट्स को अगर रिकॉर्ड करने के लिए, एक्टिविटीज, कोई आइडिया हो गया, डोनेशंस हो गए जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए किए गए हैं, उनके बारे में बताने के लिए, उनको आगे याद रखने के लिए कि किसने किसने ये कांड किया है, सॉरी, किस किस ने ये एक्टिविटीज की हैं, किस किस ने ये अचीवमेंट्स लिए हैं, उन सब के बारे में रिकॉर्ड रखने के लिए था। दीज आर परमानेंट रिकॉर्ड्स विच कैरी डेट्स। ये जो परमानेंट रिकॉर्ड्स होते थे जिनमें डेट्स भी होती थी, ठीक है। कुछ जिनमें डेट नहीं होती थी उनको पैलियोग्राफी के थ्रू समझा जाता था। पैलियोग्राफी क्या है? स्टाइल ऑफ राइटिंग, राइटिंग की स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल 250 बीसी में ए जो वर्ड है, जो अभी हम ए लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते थे पहले। 500 बीसी में उसको ऐसे लिखने लगे, 500 सी में, सॉरी। तो ये क्या है, इस राइटिंग के हिसाब से कि अगर ये जो वर्ड है वो ये लिखा है, इसका मतलब है ये 500 सीई का इंस्क्रिप्शन है। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब 250 बीसी का है, ऐसे। उसके बाद अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज में थे मोस्टली, और प्राकृत लैंग्वेज ही वो लोग उस टाइम पे यूज करते थे, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज ही यूज की जाती थी, ये कॉमन लैंग्वेज थी। जैसे अजात शत्रु और अशोका, ये जो वर्ड है ना, ये भी प्राकृत टेक्स्ट में ही लिखे हुए हैं। ये जो नाम है ये प्राकृत टेक्स्ट के हैं, उधर से लिए गए हैं। तो यानी ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। उसके बाद लैंग्वेज, जैसे और भी लैंग्वेज थी, पाली, तमिल, संस्कृत। देखो हमारे पास 5-6 लैंग्वेज हो गई, अब याद रखना, पाली, तमिल, संस्कृत, प्राकृत, और हमने जो ऊपर पढ़ी थी अपनी 5वीं और 6ठी, ये तो 6 लैंग्वेज हो गई, इनको याद रखिएगा। सबसे ज्यादा मेन जो अशोका के टेक्स्ट को दिखाती है वो खरोष्ट ब्राह्मी, और जो सबसे ज्यादा यूज होती थी ऑर्डिनरी पीपल के थ्रू वो प्राकृत लैंग्वेज, और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह मिले हैं वो हमारी पाली लैंग्वेज में मिले हैं। और संस्कृत तो सही सब में चलती है। तमिल नीचे की साइड जो लोग थे वो तमिल बोलते थे, तो उनके हिसाब से काम करते थे। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, द 16th महाजनपदास। 16th महाजनपदास क्या है? देखो जनपद क्या होता है? जनपद क्या है? जनपद मीनिंग द लैंड वेयर अ जना, जन मतलब ऐसे बोलते हैं जनसभा, यानी लोग, पीपल, क्लेन और ट्राइब, ठीक है। जहाँ पे उस जो भी एक लैंड जहाँ पे जन यानी लोग जो हैं वो अपने खाने के लिए, अपने घर बार के लिए, अपने आगे सर्वाइवल के लिए अगर सेटल हो जाते हैं, वहां पे सेट हो जाते हैं, अपने हाउसेस वगैरह को सेट कर लेते हैं, तो वो जो जगह होगी वो जनपद कहलाएगी। यानी जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोगों का निवास है, उसे हम बोलेंगे जनपद, ठीक है। और ये जो वर्ड है जनपद, ये संस्कृत लैंग्वेज का भी है, और ये जो है हम प्राकृत लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद 6th सेंचुरी बीसी जो था, ये एक बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट था अर्ली इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इसमें ये जो दौर था, एरा था, इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स एंड सिटीज, ग्रोइंग द यूज ऑफ आयरन, द डेवलपमेंट ऑफ आयरन, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है डिफरेंट सिस्टम्स, डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स, यानी बुद्धिज्म और जैनिज्म का विकास भी इसी दौर में हुआ है, ठीक है। जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट आइडियल्स हैं बुद्धिज्म के रिलेटेड और जैनिज्म से रिलेटेड, तो वो भी इसी टाइम पे, इसी एरा में ग्रोथ किए हैं। अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट टेक्स्ट जो हैं उसमें 16 स्टेट्स की बात की जाती है, और वो है महाजनपदास। मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं, ये सारे जो हैं, ये सारे 16 महाजनपद हैं। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ, कुरुश, सूरसेन, असाका, अवंती, गांधार और काम्बोज।
मोस्टली जो महाजनपदास थे उनको रूल्ड किया जाता जाता था किंग्स के द्वारा, जिनको गणास और शंगास बोलते थे। ठीक है, ओलिगार्चीज बोलते थे। क्यों? ओलिगार्चीज का मतलब ये है कि जो पावर थी ना वो बहुत सारे किंग्स संभालते थे, एक सिंगल किंग नहीं, बहुत सारे किंग्स और बहुत सारे नंबर ऑफ मैन होते थे। मैन, देखिए मैन लिखा हुआ है, विमेन नहीं, बहुत सारे, और ना पीपल लिखा हुआ, क्योंकि पीपल में दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे जो नंबर ऑफ मैन थे वो मिलके एक साथ जो है एक एक महाजनपदा को संभालते थे। इसीलिए इसको ओलिगार्चीज, गणास, संघास बोला जाता है, और जो लोग संभालते थे उनको बोला जाता है राजा। देखो मैंने आपको दिखाया ये ओलिगार्ची क्या है। ओलिगार्ची refers to a government where power is exercised by a group of men, उसको हम बोलते हैं ओलिगार्ची। जब वहां पे ये सिस्टम यूज होता था, और ये पहले रोमन रिपब्लिक में भी यूज होता था। महावीरा और बुद्धा, मैंने आपको बताया था दोनों ही इस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो ये भी गणास से बिलोंग करते थे, यानी जनपदास से बिलोंग करते थे। और महावीरा जो थे वो वज्जी संघ से बिलोंग करते थे, यानी वज्जी महाजनपदा से बिलोंग करते थे। राजा जो थे उनका पूरा कंट्रोल रहता था रिसोर्सेज पे, लैंड और भी जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होते थे स्टेट के, वो राजा उनको संभालते थे। ठीक है, इसमें जो है हम बहुत कम एरिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम इसमें सिर्फ मगध की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हैं रिसोर्सेज की कमी की वजह से बहुत सारे जो जगह थी उनके बारे में हम अपनी हिस्ट्री को वापस से नहीं समझ पाए हैं। तो इसीलिए हम बहुत कम जगहों के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, हर जनपद जो था, हर महाजनपद जो था, वो फोर्टिफाइड कैपिटल स्टेट था, नहीं उसकी जो कैपिटल थी वो फोर्टिफाइड थी, और वो चारों तरफ से क्या वॉल्ड था, वॉल बनी हुई थी, ताकि कोई बाहर का आदमी आके क्या ना कर दे, फॉरेन अटैक ना हो जाए, अटैक ना कर दे, प्रोटेक्शन के लिए ये सब किया गया था। फोर्टिफाइड सिटी के मेन, अब सिटीज को अब फोर्टिफाइड जो सिटीज हैं उनको अगर और उनमें मेंटेन रखना है उनको, ताकि वो आगे कोई और दिक्कत ना करें, उनमें भी उनके अंदर भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपको आर्मी चाहिए होगी, ब्यूरोक्रेसी चाहिए होगी, और इनके लिए क्या चाहिए होगा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ठीक, फ्रॉम 6th century BC ऑनवर्ड्स, अब जो ब्राह्मण्स थे, इसके आगे जो ब्राह्मण्स थे वो जो है धीरे धीरे जो है संस्कृत टेक्स्ट कंपोज करने लग गए थे, जैसे धर्मसूत्र जो था वो ये इस टाइम पीरियड में लिखा गया था, कंपोज किया गया था 6th century BC में। इसमें कुछ नॉर्म्स हैं, इसके कुछ मत हैं, इसमें कुछ नियम हैं रूलर्स के लिए। पहला नियम तो यही है, रूलर्स के लिए भी है और अदर सोशल कैटेगरीज के लिए भी है। तो लेकिन ये जो रूलर्स के लिए है, इसमें पहला नियम तो यही बताया गया है कि वो बोल रहा है कि मोस्टली जो रूलर्स हैं वो क्या होना चाहिए, एक क्षत्रिय होना चाहिए। सबसे पहले तो मोस्टली क्षत्रिय होना चाहिए। उसके बाद बोलता है वो कि जो रूलर्स हैं उनको, ये जो धर्मसूत्र है ये बोलता है कि रूलर्स को टैक्सेस कलेक्ट करने चाहिए, ट्रिब्यूट्स कलेक्ट करने चाहिए। किससे? कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स और आर्टिसन से। अब देखो इन्होंने बोला है कि कल्टीवेटर्स से करना चाहिए, ट्रेडर्स से करना चाहिए और आर्टिसन से करना चाहिए, जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुपया है, जिसके पास मनी है, उससे केवल आपको टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, उससे केवल आपको ट्रिब्यूट्स कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि वो दे सकता है ना ट्रिब्यूट्स। अब जिसकी औकात ही नहीं है, जिसके पास, बेचारे के पास पैसे खुद नहीं है, वो बेचारा खुद नहीं समझ पा रहा अपने आप को, खुद अपनी सर्वाइवल नहीं कर पा रहा, वो आपको कैसे जो है पैसे या आपको कैसे गिफ्ट्स देगा, कैसे आपको टैक्स पे करेगा, है ना। तो इसीलिए रूलर्स को जो है टैक्स कलेक्ट करना चाहिए उनसे ही जो टैक्स दे सकते हैं। उसके बाद उनको जो है अगर और मनी चाहिए, मनी के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, नेबरिंग स्टेट्स जो थे उनके ऊपर रेड कर देना चाहिए वेल्थ के लिए, ताकि, और ये जो है एक लेजिटिमेट मीन है, लेजिटिमेट मीन मतलब कि एक वैधानिक तरीका है वेल्थ को एक्वायर करने का, यानी इसमें कोई खराबी थोड़ी है कि आप बाहर, आप दूसरी कंट्रीज में आके, दूसरे स्टेट्स पे आके आप अटैक करो, और वहां से जो सामान है उसको, जो आपको मिलता है, वेल्थ मिलती है, उसको आप वापस ले आओ, अपनी में मिला लो, अपनी वेल्थ में उसे ऐड ऐड एड ऑन कर लो। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है।
क्योंकि आप इतने एबल हो तो आप अटैक कर रहे हो, वरना अगर सामने वाला एबल होगा अटैक करने के लिए आपके ऊपर तो वो भी आपको छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए इसमें भी कोई खराबी नहीं है। फिर बोलते हैं कि कुछ स्टेट जो बड़े बड़े स्टेट हैं, है ना, जैसे महाजनपद है तो बड़े बड़ा हुआ ना, ये बहुत बड़ा एरिया हुआ। तो ऐसे जो कुछ स्टेट हैं उनके पास स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए, आर्मीज जो है बहुत पावरफुल होनी चाहिए, और पावरफुल आर्मी थी। इसीलिए मगध के बारे में जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके एफिशिएंट रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं, की वजह से पढ़ते हैं। दूसरा उसकी आर्मी और ब्यूरोक्रेसीज की वजह से पढ़ते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हम पढ़ते हैं। बहुत शानदार था। आगे आप पढ़ेंगे, नहीं तो मैं एनसीईआरटी में इतना है नहीं, पर मैं आपको थोड़ा सा और समझा सकती हूँ। ठीक है, और समझा दूंगी, उसमें ऐड ऑन कर लूंगी। और ठीक है, तो आर्मीज होनी चाहिए उनके पास मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज होनी चाहिए। तो ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो ऑफिसर्स होते हैं, और ऑफिसर्स के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी भी आप देखो कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईपीएस आईएएस, सारे क्या है, ये ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं, जो कि नीचे लेवल को, ग्राउंड लेवल को कंट्रोल करते हैं अपने हाथ में। और फिर उनके ऊपर पकड़ होती है ऊपर, और जो उनसे होते हैं सीएम हो गए, उससे ऊपर और पीएम हो गए। तो इस तरह से धीरे धीरे जो पकड़ पकड़ होती है ना एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो मजबूत बनी रहती है, उससे फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहते हैं। अगर आपको प्रोटेक्शन करनी है तो आर्मी और ब्यूरोक्रेसीज होना बहुत जरूरी है। फिर अब जो बड़े बड़े स्टेट है उनके पास तो ये हो गया। अब छोटे स्टेट जो अदर स्टेट्स हैं, स्मॉल स्टेट्स हैं, उन वो जो है मिलिशिया पर डिपेंड हो सकते हैं। मिलिशिया जो है क्या है, मिलिशिया एक मिलिट्री फोर्स है जो कि सिविल पॉपुलेशन से ली जाती है, यानी जो पीजेंट्री है ना, पीजेंट्री से रिक्रूट की जाती है। और वो कब रिक्रूट की जाती है, जब कोई इमरजेंसी हो, जब कोई इमरजेंसी होती है तब ये रिक्रूट की जाती है अकॉर्डिंग टू इमरजेंसी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। तो यही तक अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये आप देख लीजिए, नोट्स बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, तो आप ये अब समझ गए होंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट हम कल पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।